पानी चाय का बोल देना, पेन मार करे, पानी भी बोल देना उसे। ठीक है भाई, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। अनिरुद्ध, फुलेंद्रा, नितेश कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, क्या हाल चाल है? बंटी, गुड आफ्टरनून। आकांक्षा, हेलो सर, हाय। चलो भाई, आते रहो सही बच्चे फटाफट। ठीक टाइम पे आज मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और इन्होंने आज ठीक टाइम पे क्लास भी स्टार्ट कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है, अदरवाइज आपकी क्लास में पता नहीं क्या हो रहा था कि क्लास थोड़ी सी लेट हो रही थी। आभासी ऊंचाई और आभासी गहराई पर एक क्वेश्चन, आभासी गहराई ऊंचाई पे मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए पिछली क्लास में आपको, और लास्ट में तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बता दिया। जैसे मान लो आप जब हवा से पानी में देखें और पानी से हवा में देखें, तो उसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दी थी लास्ट में आपको। अच्छा, पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे आभासी ऊंचाई गहराई वाले, अपरेंट डेप्थ और हाइट वाले, क्या डाउट है क्या काफ़ी बच्चों को? अगर है तो मैं बता देता हूँ आपको। और आज फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, अनीस कह रहे हैं, अखिलेश, रंजीत, प्रसन्नजीत, रिंकू, सौरभ, राघव, बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं, नमस्कार। तो एक बार भाई बताना, पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए वो क्लियरिटी आई कि नहीं आई, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आज 5-7 मिनट आपके डाउट ले लेते हैं, क्योंकि 4-5 क्लास हो गए, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनू कह रहे हैं क्लियर कह रहे हैं, मंचन वेरी गुड इवनिंग, जगदीश, किशन हेलो, राम राम, राहुल। तो पिछली क्लास का मुझे एक बार बता दो, क्योंकि आज हम बिल्कुल टाइम से आ गए हैं, तो हम 2-3 मिनट थोड़ा देख सकते हैं। सर फॉर्मूला वाला डिस्कस कर लो एक बार, ओके। नो डाउट, नो डाउट, एक क्वेश्चन करा दीजिए सर। अच्छा, तो फुलंदर का ही है, पहले भी नहीं कहीं आया था। श्याम कह रहे हैं जय भीम सर, जय भीम भाई। खाली भीम वाले हैं, खाली पूरा जय भीम जय भीम तो नहीं है, एक कॉम्बिनेशन वाले भी आ जाओ एक दो। राधे राधे, राधे राधे। फिजिक्स अच्छी समझ में आ रही है, महोदय आप महान हो, नोट्स बहुत अच्छे हैं, किशन कह, ओके सर। एक बार मिरर के इमेज बनाने वाला समरूप वाला बता। समरूप का मतलब था कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये कोई मिरर है, और ये मान लो कि 60 डिग्री पे है दोनों मिरर, और आप यहाँ पे खड़े हैं। मान लो कि आपसे नीचे भी एंगल 30 डिग्री है, ऊपर भी एंगल 30 डिग्री है, इसे हम बोलेंगे सिमिट्री है। तो जब सिमिट्री होगी, यानी आप एंगल बाई सेक्टर पे हैं, सिमिट्री है, तो आपका मैंने कहा था फॉर्मूला हमेशा लगेगा 360/θ-1, ये फॉर्मूला लगेगा। चाहे इवन नंबर आंसर आए चाहे ओड नंबर आए, वही ठीक है, कुछ भी आ सकता है, सम विषम। लेकिन जब सिमेट्री नहीं होगी, आप मान लो कि एक मिरर के नजदीक है दूसरे के दूर हैं, तो मैंने कहा था तब आपका फॉर्मूला पहले ये अप्लाई करेंगे और एक ये अप्लाई करेंगे। कौन से वाला आंसर ठीक होगा? जिस फॉर्मूले से आपको ओड नंबर मिलेगा वो फॉर्मूला ठीक है, ये बताया था मैंने, ठीक है सर। नई यूनिट कब स्टार्ट करेंगे? टाइम लगेगा भाई नई यूनिट स्टार्ट करने में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है प्रकाश का, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। चलो, एक बच्चा कह रहा था कि एक बार मैं फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूं। यहां देखो, दोबारा ध्यान देंगे बच्चे। जो बच्चे पिछली क्लास में आए थे कृपया वही देखें, बाकी बच्चे पहले पिछली क्लास देख लेंगे। मैंने कहा बच्चे पानी है, ये तालाब है, एक पौंड है, एक रिवर है, कुछ भी मान लो आप इसे, और एक ये पक्षी है और एक ये मछली है। देखो, पक्षी और मछली वाला एग्जाम्पल लेने का मकसद क्या है, आप समझो इस बात को। यानी मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि जब हवा से आप पानी में देखते हैं तो होता क्या है कि आपको पानी के अंदर की चीज थोड़ी सी उठी हुई दिखती है, यानी आप और उस चीज के बीच की जो एक्चुअल दूरी है ना, उससे कम डिस्टेंस आती है। लेकिन जब आप पानी से हवा में देखते हैं तो हवा की चीज आपको ऊपर दिखती है, तो आप और उस चीज के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो हम क्या समझ रहे हैं, वो मैंने कहा आपसे, मान लो कि ये जो मछली है, ये मैंने कहा बच्चे मान लो ये x गहराई पे है, ये जो पक्षी है मान लो कि y ऊंचाई पे है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आप ये कोई पक्षी जो हवा में है, जब इस मछली को देखेगा तो मछली थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी, यानी जो x है ना, x से छोटी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी
एक्स वाई एन, एन है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक पानी का, प्लस वाई, तो दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी ये। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पानी के अंदर की चीज देखनी है, तो पानी के अंदर की चीज देखनी है तो वो चीज आपको थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी, तो यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी, उससे थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, तो वो है एक्स बाई एन। और वाई क्या था, पक्षी की ऊंचाई। तो पक्षी और मछली के बीच की जो गहराई होगी वो गहराई ये होगी। यानी जब वो गहराई कह रहा है ना पेपर में, तो गहराई का मतलब ये है, डेप्थ का मतलब ये है कि आपको मछली को देखना है। लेकिन वो कह ले कि आपसे बोला कि पक्षी कितनी ऊंचाई पे, पक्षी और मछली के बीच की आभासी ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई का मतलब है कि पक्षी को देखना है, तो पक्षी थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, यानी वैल्यू वाई से बड़ी आएगी। तो वाई से बड़ी करने के लिए हम क्या करेंगे, एन की मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मछली एक्स गहराई पे थी। तो ये जो बच्चे, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब के लिए वैलिड है, अगर पानी के अंदर से कोई चीज बाहर की चीज को देख रही हो। अगर आपको हवा वाली चीज को देखना है तो फॉर्मूला है एन वाई प्लस एक्स। अगर आपको पानी के अंदर की चीज को देखना है तो फॉर्मूला है एक्स बाई एन प्लस वाई। जैसे कि ये मान लो कि बाल्टी है, और ये बाल्टी मान लो कि 20 मीटर गहरी है, 20 मीटर गहरी, और मैंने आपसे कहा कि बताओ ये बाल्टी आपको कितनी गहरी दिखेगी, तो कितनी गहरी दिखेगी, यानी आपको पानी, बाल्टी कितनी गहरी दिखेगी, यानी बाल्टी की तली देखनी है। तो जब भी आपको पानी के अंदर की कोई चीज देखनी हो तो फॉर्मूला ये है। अच्छा, वाई क्या होती है कि आप कितना ऊपर हो, ऊपर आपको नहीं दे रखा, बस ये पूछा है कि बाल्टी कितनी गहरी दिखेगी। तो बाल्टी एक्चुअल में थी 20 मीटर गहरी, पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो 4 पंजे 20, यानी कि आपको 15 मीटर गहरी दिखाई देगी। तो आप क्या करोगे, जब भी पानी के अंदर की चीज देखनी है तो आपका फॉर्मूला ये है, अगर आपको हवा में जो चीज है, पक्षी है या जो आपकी आंख है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, तो बस आप केवल इसकी वैल्यू निकाल लो। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि आपको हवा की कोई चीज देखनी है, तो हवा में कोई चीज कितना ऊपर होगी, एन वाई। लेकिन अगर आपको अंदर की गहराई भी दे रखी है तो दोनों के बीच की गहराई निकालनी है, तो वो भी ऐड कर देना। तो जब कोई चीज अगर आप पानी से हवा में देखेंगे तो जितनी भी वो ऊपर होगी उसमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के मल्टीप्लाई कर देना, और जब आपको कोई चीज पानी के अंदर की देखनी होगी तो जितनी उसकी गहराई होगी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना। अभी याद कैसे रहेगा कि किस में डिवाइड करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है, ऐसे याद रहेगा कि कोई चीज पानी के अंदर है तो पानी वाली चीज उठी हुई दिखती है, तो सरफेस से उसकी दूरी कम आएगी, दूरी कम करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। कोई चीज हवा में होती है थोड़ी सी ऊपर दिखती है, यानी दूरी बढ़ जाएगी, तो बढ़ाने के लिए एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हवा के अंदर की चीज के लिए जितना भी ऊपर है सरफेस से, एन की मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाली चीज के लिए जितना भी अंदर है एन से डिवाइड कर दो। और ये प्लस कब करना पड़ेगा, मान लो कि अगर आपको जो हवा में चीज है और जो पानी में चीज है दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो फिर वो भी ऐड कर देंगे। ये तो बताया था सर, साइंस स्पेशल के हिसाब से पढ़ाओ। अभी तक का अपने जी स्पेशल 18 में भी पढ़ा रखा है, हम ओनली एंटीसिपेटेड न्यूमेरिकल के लिए आए हैं। एक्चुअली क्या था, ये जो मैंने आपको शुरू में कराए थे मिरर वाले क्वेश्चन, वो 18 में नहीं कराए मैंने। अगर आप देखोगे ना, शुरुआत में मैंने नॉर्मल इंसिडेंस या ग्रेजिंग इंसिडेंस, या उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 मिरर हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन, वो नहीं कराया था मैंने वहां पे। वहां मैंने केवल एक मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कराया था। तो कुछ चीजें तो ऐसी होंगी कि जो बहुत सारी कॉमन होंगी, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। ठीक है, जब हम कमेंट नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा समझ आता है। 90% तक सभी क्लासों के बीच में मत किया करिए कमेंट, जिनका डाउट हो रखा है किया करें। ओके, चलो डाउट मैंने शुरू में ले लिए, बाद में लेंगे। तो भाई ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अब ये भाई अपना ध्यान रखना ये, ठीक है। भाई देखो, फिजिक्स जीएस स्पेशल, साइंस स्पेशल में लगभग थ्योरी तो सेम सी रहेगी, कुछ जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की उनमें डिफरेंस आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे वो डिफरेंस दिखेगा। अगर आप नोट्स देख रहे हो ना, वो जो नोट्स मैंने डलवाए हैं वो तो सेम ही हैं, वो जीएस स्पेशल साइंस स्पेशल में नोट्स मैंने सेम डलवाए हैं। क्लास में जो कंटेंट कराया उसमें डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे पढ़ाए, नहीं चलो ठीक है, डीपली पढ़ाइए सर। ओके चलो, बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ, ये पहले ना जीएस स्पेशल हम बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं कराते थे। आजकल क्या ना, जीएस स्पेशल में कुछ बच्चे एनटीपीसी वाले भी आ जाते हैं, तो फिर वो परेशान करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी हम कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो इसलिए कई बार वो आपको सेम सा लगता है। साइंस स्पेशल में थोड़ा सा हम पहले से ही कराते हैं न्यूमेरिकल, तो वो डिफरेंस है। एनटीपीसी का अगर पेपर हो चुका होता है ना, फिर जीएस में मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं कराता। नोट्स कैसे मिलेंगे, आपकी वेब ऐप पे भी पड़े हुए हैं, या मैंने कहा था कि मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लें। चलो, अब कोई बच्चा बीच में कमेंट नहीं करेगा, अब करेंगे क्लास स्टार्ट। देखो, अब बच्चे आप लिखेंगे, हेड डालेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के उदाहरण।
देखो ये तो सब जीएस में और इसमें सेम ही रहेगा भाई, तो थ्योरी है, थ्योरी दोनों जगह सेम मिलेगी, बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फर्क मिल सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के उदाहरण। देखो बच्चे, अभी जो रिफ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया पिछली क्लास से कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का मीडियम बदल देना। अगर लाइट मीडियम बदलेगी तो लाइट का मीडियम जो बदलना होता है उसे हमने रिफ्रैक्शन कहा। तो लाइट के मीडियम बदलने की वजह से कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि पानी की बाल्टी का कम गहरा दिखना। तो ऐसे 4-5 मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगा आपको, उन 4-5 एग्जाम्पल को लिख लेना, पेपर में क्वेश्चन आएगा पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, तो आपको टिक लगाना है रिफ्रैक्शन पे, अपवर्तन पे। तो ऐसे ऐसे 4-5 एग्जाम्पल और सुनेंगे, इन 5 को बिल्कुल रट्टा मार लो, पेपर में कई कई बार आ चुके हैं, तो वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप याद करने का तरीका समझो कि पेपर में मतलब इन बातों को रटना कैसे है। पेपर में बच्चे रिफ्रैक्शन शब्द, अपवर्तन पर हम टिक कब लगाएंगे, ध्यान सुनना। पेपर में रिफ्रैक्शन अपवर्तन हमारा आंसर तब होगा, मान लो कि कोई वस्तु यहां पर रखी है, ऐसे रखी हुई है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु जहां पर है आपको वहां पर ना दिखे, थोड़ी सी उससे ऊपर दिखे या थोड़ी नीचे दिखे, यानी उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है वहां पर ना दिखकर उसे इधर उधर दिखाई दे। तो अगर कोई वस्तु जहां पर है वहां पर ना दिखकर कहीं इधर उधर दिखेगी तो उसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन। आपको होगा जी आप कहना क्या चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, अब एग्जाम्पल सुनो, आपको बात आ जाएगी समझ में। भाई मुझे एक चीज बताओ कि मैंने आपसे कहा कि आप एक पानी की बाल्टी लो बिल्कुल खाली, उसे झांक कर देखना, आपको कुछ गहरी दिखेगी। अब आप इस बाल्टी के अंदर पानी भर लेना, ये बाल्टी आपको कम गहरी दिखती है। पता कम गहरी क्यों दिखती है, जब आप बाल्टी में पानी भर लेते हो ना तो पानी की बाल्टी की तली थोड़ी सी आपको उठी हुई दिखती है, ऊपर दिखती है। तो पानी की बाल्टी की तली बॉटम था तो यहाँ पे, पर दिख आपको यहाँ पर रही है, तभी तो गहराई कम लग रही है। तो जो तली यहाँ थी अगर वो थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी तो गहराई कम लगेगी। तो पानी से भरी बाल्टी हो, बीकर हो, चाहे होदी हो, जो ट्वेल वाली होती है, चाहे स्विमिंग पूल हो, इनका कम गहरा दिखना, आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्शन लिखवाऊंगा अभी मैं, पहले सुनना। ऐसे पेपर में पूछेगा कि पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का रखा है, कॉइन, वो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। तो पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना या किसी नींबू का उठा हुआ दिखना या पानी की बाल्टी का कम गहरा दिखना, आंसर क्या है, रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, तारों का टिमटिमाना। आप देखना तारे बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह चमकते हैं, लेकिन तारे हमारे से बहुत दूर होने की वजह से लगता है कि उनमें लाइट आ गई चली गई, आ गई चली गई, आ गई चली गई, ऐसा नहीं होता। तारे लगातार चमक रहे हैं, जैसे सूरज भी तारा है, सूरज भी चमक रहा है, लेकिन सूरज नजदीक होने की वजह से बड़ा दिखता है तो इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नहीं लग रहा। तो तारों का टिमटिमाना भी केवल हमें भ्रम हो रहा है। जैसे पानी की बाल्टी की तली थोड़ी सी ऊपर दिख रही है, कोइन ऊपर दिख रहा है, ऐसे ही ना तो पानी की बाल्टी की तली ऊपर जाती ना सिक्का ऊपर जाता, वहीं पे ही है, वो हमें अजीब लग रहा है केवल। ऐसे ऐसे तारे टिमटिमाते नहीं, वो केवल चमकते हैं, वो हमें लग रहा है। तो तारों का टिमटिमाना हो, बाल्टी का कम गहरा दिखना हो, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना हो, कोइन का, सबका आंसर है रिफ्रैक्शन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, आपने बचपन में देखा होगा, आपके पास एक कांच का गिलास है ट्रांसपेरेंट, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, आप इसके अंदर पेंसिल छोड़ते थे बचपन में, तो कई बार आपने देखा होगा पेंसिल हमें मुड़ी हुई सी दिखती थी। तो पानी से भरे गिलास में किसी पेंसिल का डंडी का मुड़ा हुआ दिखना, जहां पानी खत्म हो रहा है, हवा शुरू हो रही है, वहां कई बार हमें लगता था कि पेंसिल जो है ये थोड़ी सी मुड़ सी गई है, तो पेंसिल आपको कुछ ऐसे टेढ़ी सी दिखाई देगी। तो पानी से भरी बाल्टी में किसी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, इसका आंसर भी रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है, ये लिखेंगे भी हम, रुक जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, मान लो कि आप सुबह सुबह अपनी छत पे गए और आपको एक काम दिया गया है कि आपको जब सनराइज होगा तो सन का जो उगना है वो टाइम नोट करना है। तो मान लो कि सनराइज हुआ, आपने टाइम नोट कर लिया, आपने कहा जी सूरज उगा 5:02 पे, तो आपके अकॉर्डिंग सूरज 5:02 पे उग गया है। लेकिन आपको पता है वास्तव में सूरज कब उगेगा, 5:04 पर, यानी सूरज को उगना तो 5:04 पे है, लेकिन वो दिखने 5:02 पे लगा। यानी डेली सूर्य आपको उसके उगने से भी पहले दिखता है, सूर्य भी उगा भी नहीं है उससे पहले दिखना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे अगर सूरज को 5:04 पर राइज होना है, यहाँ पे पहुंचना है, तो 5:02 पे कैसे दिख गया। एक्चुअल में क्या होता है कि सूरज 5:04 पे यहाँ पे है, सूरज को यहां तक आने में 2 मिनट का समय और लगेगा,
लेकिन जैसे पानी की बाल्टी की तली उठी हुई दिखती है, सिक्का कॉइन उठा हुआ दिखता है, ऐसे सूरज है तो यहाँ पर आपको यहाँ दिखने लगेगा और आप बोलोगे सन राइज हो गया, जबकि सन की अभी एक्चुअल पोजीशन ये है। तो जब सन यहाँ पहुंचेगा तो आपको यहाँ दिख रहा है, जब वो एक्चुअल में यहाँ पहुंचेगा तो आपको यहाँ दिखेगा, जब एक्चुअल में यहाँ होगा तो यहाँ दिखेगा, यहाँ होगा तो यहाँ होगा। यानी सूरज आपको हमेशा उसकी एक्चुअल पोजीशन से उठा हुआ दिखता है, ऊपर दिखाई देता है। यही काम होता है शाम को। शाम को सूरज छिप चुका है, छिप गया है, लेकिन सूरज अभी भी आपको यहीं दिखता रहेगा। आप क्या सोचोगे कि सूरज तो अभी छिपा ही नहीं है, तो जब सूरज यहाँ है तब भी आपको यहाँ दिख रहा है। तो डेली सूरज आपको उगने से 2 मिनट पहले दिखता है और छिपने के भी 2 मिनट बाद तक दिखता है। तो सूरज की पोजीशन गलत दिखना कि यहाँ वाला सूरज यहाँ दिख रहा है, यहाँ वाला यहाँ दिख रहा है, उसका आंसर भी है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हमारा कब होगा आंसर? जब हमें वस्तु की पोजीशन सही ना दिखे। जैसे पानी की बाल्टी की तली का उठा हुआ दिखना, कोइन का उठा हुआ दिखना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, तारों का टिमटिमाना, सन का जल्दी उगना, देर में छिपना। तो इन सब में क्या है कि आपको पोजीशन गलत दिख रही है, जबकि वास्तव में कोई भी चीज जहां पर है वहीं पे होती है, पर आपको लगता ऐसा है कि थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, थोड़ी सी उभरी हुई है। तो इस तरह आपका आंसर क्या बनेगा? रिफ्रैक्शन। ये पांचों आप एग्जाम्पल लिख लो एक बार, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे एग्जाम्पल में, पहले लिखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। तो फर्स्ट लिखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। सेकंड लिखेंगे लेस डेप्थ ऑफ filled bucket, बीकर एटसेट्रा। पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखना। पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखना। तीसरा अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना, सूरज का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के भी बाद तक दिखना, और छिपने के भी बाद तक दिखना। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। फोर्थ लिखेंगे बेंडिंग ऑफ रॉड इनसाइड ए फिल्ड बकेट। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। बेंडिंग ऑफ रॉड इनसाइड ए फिल्ड बकेट। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। पांचवा लिखेंगे अपवर्ड appearance of a coin inside the filled bucket। पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना। पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना। अपवर्ड अपीयरेंस ऑफ ए कॉइन इनसाइड ए फोल्डेड बकेट। पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना। तो देखो, तारों का टिमटिमाना, बाल्टी का कम गहरा दिखना, सूरज का जल्दी उगना, सिक्के का उठा हुआ दिखना और पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रिफ्रैक्शन के। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ऐसा आएगा, तारों का टिमटिमाना किस घटना पे काम करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, TIR। अब बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ऐसे बोले पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना किस घटना पे काम करता है? रिफ्रैक्शन। ठीक है। So which thing is more beneficial, notes और क्लास कंटेंट? नोट्स और क्लास कंटेंट लगभग सेम से है, पर हर एक क्लास में थोड़ा सा चेंज होता रहता है। तो क्लास कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में लिखो सर। अरे हिंदी में नहीं लिख पाओगे तुम। बोला मैंने तारों का टिमटिमाना, लिख लो हिंदी में। दूसरा भी बोला मैंने हिंदी में, पानी से भरी बाल्टी, बीकर का कम गहरा दिखना। तीसरा भी बोला था, सूर्य का जल्दी उगना, देर में छिपना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, सिक्के का उठा हुआ दिखना। नहीं लिख पा रहे हो तो नोट्स में जो का तो लिखा है यही का यही। सर आप ग्रेट है, रियली आप हमारे लिए स्पेशल, मेरे लिए आप गॉड हो। आपसे मेरी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं जगदीश भाई। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत लिखा करो।
ये गलत बात है तुम्हारी, गोड़ वोड़ जैसे शब्द भाई मत लिखो। पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखने के लिए, जैसे भाई यहाँ पे ये एक चीज समझो, ये पानी है, ये हवा है, तो जब लाइट मीडियम बदलती है ना तो पोजीशन बदल जाती है। इसका मैंने एग्जांपल भी लिया था, आप ऐसे समझो। रोड वाले से समझाना थोड़ा टफ है, इसे वाले यहाँ से देखो। मैंने आपसे कहा था कि मान लो कि ये बकेट के अंदर पानी भरा है और आपको इस बाल्टी जो है, ये बाल्टी पूरी पानी से भरी है। अब आप इस बाल्टी की तली को देख रहे हैं, तो कोई चीज आपको कब दिखेगी? जब उससे लाइट चल के आपकी आंख में पहुंचेगी। तो बाल्टी की तली से लाइट चली तो लाइट बच्चा भी पानी में है, तो लेकिन जैसे लाइट पानी से हवा में बाहर निकलेगी, तो मैंने कहा था लाइट मीडियम बदल रही है, तो लाइट जा रही है पानी से हवा में, डेंसर मीडियम से रेयर में, सघन से विरल में। तो मैंने कहा था लाइट सघन से जाएगी, विरल माध्यम में दूर हट जाएगी। अभी लाइटें कभी तो मिलेंगी नहीं आपस में, तो इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ा लो, तो जहां पर आपको मिलती हुई दिखाई देंगी, एक्चुअल में इमेज वहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो पानी की बाल्टी की तली थी वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मीडियम बदलने की वजह से। तो जब भी मीडियम बदलते हैं ना, तो जो पॉइंट आप देखना चाहते हो पॉइंट आपको वहां पर ना दिखकर उसकी पोजीशन बदल जाती है। पानी के अंदर का पॉइंट थोड़ा सा ऊपर दिखेगा और पानी से हवा की चीज देखेंगे तो वो थोड़ी सी और ऊपर दिखेगी। तो इसलिए आपको थोड़ा पोजीशन बदलने की वजह से चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, तो भैया आपका रिफ्रैक्शन हो गया कंप्लीट। रिफ्रैक्शन के अंदर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फटाफट, मैंने क्या बताया अभी तक। सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए क्या होता है, लाइट का मीडियम बदलना। फिर मैंने बताया था रिफ्रैक्शन में क्या बताया था, सेकंड चीज मैंने ये बताया था कि कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते हैं जब लाइट अपना मीडियम बदलती है। एक मैंने आपको बताया था रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैंने बताया था कि किसी भी मीडियम में आप लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं। अगर आपको कांच के अंदर लाइट की स्पीड चाहिए तो लाइट की स्पीड जितनी है वैक्यूम में उसे आप डिवाइड कर देंगे कांच के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आपको लाइट की स्पीड चाहिए पानी में, तो लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है, निर्वात में, उसे आप डिवाइड कर देंगे पानी के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से। फिर एक मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम का 1, पानी का 1.33, कांच का 1.5, डायमंड का 2.42। फिर मैंने बताया था अगर कोई आपसे पूछ ले कि कांच का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ किसके सापेक्ष, वाटर के, तो कांच का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है आपको वाटर के सापेक्ष, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में बताना है, मैंने कहा था कि आप उसे डिवाइड कर देंगे। एक मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ, N1 sin I इजकल टू N2 sin R। इससे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे TIR वाले चैप्टर में, अभी जो TIR वाले टॉपिक में। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लाइट की स्पीड, अगर लाइट सारे कलर जितने भी कलर हैं सब कलर की स्पीड वैक्यूम में सेम होती है, लेकिन कोई मीडियम लिखा आ जाए तो फिर लाल रंग तेज चलता है, बैंगनी चलता है धीरे। फिर मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए कि रिफ्रैक्शन के 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और लाइट मीडियम बदलती है तो या तो नजदीक आएगी या दूर जाएगी, ऐसे कुछ बातें बताई। तो उम्मीद कर रहा हूं जितना मैंने अभी बताया आपको ये बातें आपको आती होंगी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जितना मैंने आपको बताया अभी, ये रिवाइज कराया पूरा चैप्टर, अलग अलग के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उस मीडियम में आप स्पीड निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कि कांच का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष, तो जिसके रेस्पेक्ट में बताना है उससे डिवाइड कर देंगे। स्नेल्स लॉ क्या है ये बताया आपको, ये बातें आपको पता है कि नहीं? मृग मरीचिका वाला थोड़ा सा आगे आएगा अभी। सर मैं हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ VOD से, बहुत बढ़िया, गुड। अपरेंट डेप्थ बताया, बिल्कुल सही कह रहे हो। अपरेंट डेप्थ में तो कुछ नहीं है, अगर पानी के अंदर की चीज देखनी है तो जो गहराई है उसे डिवाइड कर देंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और हवा की वाली चीज देखनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। आई अंडरस्टैंड सर कह रहे हैं अली। मृग मरीचिका भी आएगा। ऑल टॉपिक क्लियर है? तो मैं पूरा रिवाइज कराता हूं, हालांकि ऑनलाइन क्लास में ऐसे करते नहीं है टीचर, केवल डिक्टेट करते हैं, बच्चों को बता के चले जाते हैं ये ऐसे होता है ऐसे होता है। मैं फिर भी जो लिखता हूं ना, मैं कोशिश करता हूं कि उसे बोल दूं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हालांकि वो नोट्स में आपके हैं लेकिन तब भी, ताकि जो नोट्स बनाना चाहे वो बना सकें। अपरेंट डेप्थ करें, फिर से बताइए, पिछली क्लास देख लो उसके बारे में, बाकी बच्चों को टाइम मत खराब करो सुजीत भाई। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया उसे आधे घंटे आराम से, और आज की क्लास में भी शुरू में बताया मैंने 5-7 मिनट। चलो अब अगला पॉइंट लिखेंगे, टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहां देखेंगे सबसे पहले सही लिखा है मैंने स्पेलिंग हिंदी में, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक परावर्तन। सबसे पहले बच्चे काम करेंगे आप, पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस किस एग्जाम्पल का आंसर होगा पहला पे लिख लो कि TIR पे, इसे शॉर्टकट में कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। ये किस किस का एग्जाम्पल हो, किस किस एग्जाम्पल का आंसर होगा पहले वो लिख लो, फिर मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा, आधा पौन घंटे, 1 घंटा भी लग सकता है। तो यहां देखो ध्यान से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा किस किस क्वेश्चन का आंसर होगा पहले वो लिख लेंगे हम एक बार। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें हम, शाइनिंग ऑफ डायमंड्स, हीरो का चमकना, शाइनिंग ऑफ डायमंड्स, हीरो का चमकना, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो हीरे चमकते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, TIR। हालांकि TIR मैंने आपको बताया नहीं, भी बताऊंगा। ओके धनंजय भाई, यहां देखो, ठीक है, थैंक्स फॉर रिवीजन कह रहे हैं राहुल, ठीक है। नोट्स PDF तो मैं देखती भी नहीं सर, बस नोट्स, आई एम रियली सॉरी। चलो, हीरे का चमकना। सेकंड लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ये बहुत आता है एग्जाम में, मृग मरीचिका या मृग तृक्षणा का बनना, मृग मरीचिका का बनना। देखो मिराज जो है, इसको सबने देखा है पर बहुत सारे बच्चों को उसका नाम नहीं पता, तो मैं थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में। अभी आपको पता है कि मई जून का महीना गया था, खतरनाक वाली गर्मी पड़ी थी। तो जब मई जून का महीना था गर्मी वाला, अगर आप कभी हाईवे पे निकले हो, हालांकि इस बार निकल नहीं पाए होंगे कोविड की वजह से, तो आपने कई बार देखा होगा गर्मी के मौसम में अगर आप बच्चे हाईवे पे जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, तो आपको कई बार सड़क के किनारे लगता है कि ऐसा पानी सा बिखर सी रहा है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको लगेगा आगे पानी सा है, आप नजदीक जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, फिर थोड़ा सा आगे दिखने लगेगा। जैसे इस बार मैं अपने ताऊ के लड़के के साथ आ रहा था 12 मई को, क्योंकि मैं कोविड की वजह से घर चला गया था, तो फिर दिल्ली वापस आ रहा था कि चलो भाई अब क्लास स्टार्ट करते हैं। 12 मई, मार्च अप्रैल घर पे ही था, तो बिल्कुल रोड खाली पड़ा था मई के महीने में, तो क्योंकि पास से ही लोग जा पा रहे थे मई में। तो उसको कह रहा दूर, अरे भाई भैया पानी पड़ा है। मैंने पानी नहीं है, वो कुछ नहीं, तू नजदीक जाएगा कुछ नहीं दिखेगा। नजदीक गया कर कुछ नहीं दिखा, कह रहा तुम्हें कैसे पता चला कि वो पानी नहीं था। मैंने एक्चुअली मिराज है वो, मिराज क्या होता है गर्मी के मौसम में सड़क के किनारे पे, हाईवे किनारे पर आपको जो पानी का बहम होता है ना, उसे हम कहते हैं मिराज। दूसरी चीज, ये रेगिस्तानों में बड़ा अच्छा दिखता है। रेगिस्तानों में तो इतने बड़े बड़े मिराज बनते हैं, कई बार तो आपको लगेगा कि जैसे वहां पे एक नदी बह रही है। अगर वहां पे नदी बहती तो क्या रेगिस्तान होता क्या? वो नहीं। तो जो मृग होते हैं ना, मृग, हिरन, डियर, जो हिरन होते हैं उन्हें लगता है कि सच में ही वहां पे पानी है। वो बेचारे वहां पे जाएंगे पानी के पास बहुत दूर चल के, वहां पे दिखेगा नहीं, फिर कहीं और दिखने लगेगा, तो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इस बात को समझ नहीं पाता कि वो पानी का केवल छलावा है, इल्यूजन है, लेकिन वो सच में पानी नहीं है। तो बड़े परेशान रहते हैं, इसलिए कहते हैं मृग, मरीचिका कहते हैं इसे, मृग नाम से, ठीक है। जैसे मारीच था ना, और मारीच बन गया था मृग, तो उसी टाइप से समझ लो कुछ ये। थर्ड लिखेंगे इसमें, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। ये बहुत आ रहा पेपर में, ये यूपी के पिछले वाले पेपर में भी आया था, पीसीएस में, यूपी पीसीएस के प्री में, प्रकाशिक तंतु। हालांकि उन्होंने हिंदी में भी वहां पर ऑप्टिकल फाइबर ही लिखा हुआ था, तो कई बार वो हिंदी में ऐसे लिख देते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो दोनों चीज याद रखना हिंदी वाले, प्रकाशिक तंतु भी पेपर में आ जाता है और ऑप्टिकल फाइबर भी। ऑप्टिकल फाइबर, देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक लेटेस्ट केबल है। राजस्थान में आप बहुत पूछते हैं, मिराज का सही कह रहा लड़का है। ऑप्टिकल फाइबर बच्चे एक लेटेस्ट केबल है। देखो उसका फायदा क्या है, ये हाई स्पीड इंटरनेट के लिए भारत सरकार लगातार इसे देश के हर जगह फैला रही है। और अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने उद्घाटन सा किया था कुछ ऐसे ही, ये अंडमान निकोबार पता नहीं कहाँ भी बहुत भारत में फैलाया जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर। देश की हर एक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का जाल देश में बिछाया जा रहा है। इसका देखो फायदा क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में ये होता है कि जितना भी सिग्नल मान लो इंटरनेट प्रोवाइडर अपने घर से छोड़ेगा, जितना भी सिग्नल, वो सिग्नल टोटली पूर्ण रूप से परावर्तित होते होते, वो सिग्नल टोटली रिफ्लेक्ट होते होते आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसमें जो सिग्नल होते हैं बच्चे, वो रास्ते में लीक नहीं करते, इसमें सिग्नल टोटली
पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट परावर्तित होते हैं। तो अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, वो ऑप्टिकल फाइबर वाला अगर आप लेंगे तो उसकी स्पीड अच्छी क्यों आती है? तो जितना भी वो सिग्नल छोड़ेगा उसमें सिग्नल टोटली रिफ्लेक्ट होंगे, तार के अंदर पूर्ण रूप से परावर्तित होंगे। तो जितना इनपुट होता है इसमें लगभग उतना ही आउटपुट होता है। तो इसमें इसलिए सिग्नल लीक नहीं होते हैं, लीकेज नहीं होता, इसलिए हाई स्पीड इंटरनेट में ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ठीक, दूसरा से क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में किसने अभूतपूर्व काम किया? तो भारत के नरेंद्र कपाणी। नरेंद्र कपाणी जी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में। ये भारतीय मूल के हैं सरदार जी, अमेरिकन सिटीजनशिप है हालांकि इनके पास, इंडियन मूल के हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक काम किया वो नरेंद्र कपाणी जी ने किया है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें लीकेज लगभग जीरो होता है, लॉस जीरो है, इनपुट आउटपुट लगभग रहते हैं बराबर। ठीक है, एक लिखेंगे इसमें हम एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी हिंदी में नाम इसका यही है, एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी क्या है? जैसे ये मेडिकल सेक्टर से जुड़ी एक टर्म है एंडोस्कोपी। मान लो कि आपके आंत में, इंटेस्टाइन वगैरह में, पेट में कुछ दिक्कत है, तो डॉक्टर क्या करते हैं आजकल, एक तार लेंगे, वो तार होता है ऑप्टिकल फाइबर, उस तार में कैमरा जोड़ देंगे छोटा सा, और वो आपके मुंह से ना आपके पेट के अंदर पहुंचा देंगे। तो आपके पेट में जो भी चीजें चल रही होंगी ना वो सब की सब डॉक्टर को लाइव कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेगी। खाली पेट बुला लेंगे आपको एंडोस्कोपी के लिए, और वो कैमरा आपके मुंह के अंदर से पेट के अंदर पहुंचा देंगे। तो सारी चीज देखते रहेंगे भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में तो किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट का पता चलता है अल्ट्रासाउंड में, तो भाई जब जिस समय अल्ट्रासाउंड लिया तो उसमें पेट में क्या था वही पता चला। इसमें डॉक्टर लाइव देखता है। तो अब ये देखो एंडोस्कोपी में जिस तार का कनेक्ट किया उसने वो था ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है TIR पे, तो एंडोस्कोपी भी किस पे काम करेगा? TIR पे। तो एंडोस्कोपी हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, मिराज का बनना हो, हीरे का चमकना हो, इन सब के लिए हमारा आंसर क्या है? TIR। इससे पहले 5 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए थे उधर रिफ्रैक्शन के। तो जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं ये एग्जाम्पल PCS और SSC वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे पुलिस का पेपर दे रहे हैं, UPSI के हों चाहे वो दिल्ली SI के हों, कांस्टेबल वाले हों, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनके पेपर में आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं आते, इतने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते वहां पे, तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इनमें से कोई एग्जाम्पल फंस जाएगा तब भी, लेकिन वो आपको पेपर में फंसा देगा ऑप्शन से। अब जो बताऊंगा ध्यान सुनो, किताब में लिखा नहीं मिलेगा। देखो इन सभी एग्जाम्पल में से कोई से पेपर में आ जाए तो मैंने कहा बच्चे आपका आंसर है TIR। लेकिन अगर आपको TIR के साथ में एक शब्द लिखा मिल गया रिफ्रैक्शन अपवर्तन, तो आपका बेस्ट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्लस अपवर्तन। ये आपका बेस्ट आंसर है। आप कहोगे जी क्यों? क्योंकि देखो जब मैं आपको अभी TIR समझाऊंगा ना तो मैं रिफ्रैक्शन से ही स्टार्ट करूंगा। तो इन सारे एग्जाम्पल में पूर्ण आंतरिक प्लस परावर्तन प्लस अपवर्तन लिखा मिल जाए तो बेस्ट है। अगर ये दोनों, ये खास तौर से आपको ना इसमें मिलेगा मिराज वाले केस में, जनरली ऐसे वाले में करता है वो पेपर में, एक ऑप्शन लिख देगा TIR मिराज वाले केस में, एक लिख देगा रिफ्रैक्शन, एक लिख देगा दोनों। तो बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा? दोनों। अगर ये दोनों एक साथ नहीं लिखे हुए तो फिर आप टिक लगाएंगे अपना जो मेन टॉपिक है TIR पे ही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही। कई बार ऐसा भी होगा लिखा आएगा मिराज के बनने के पीछे रीजन क्या है, ना तो आपको TIR लिखा मिलेगा ना दोनों एक साथ लिखे मिलेंगे, तो फिर आपको लिखा मिलेगा रिफ्रैक्शन। तो हमारा बेस्ट आंसर है रिफ्रैक्शन। तो जितने मैंने आपको एग्जाम्पल बताए दोबारा सुनना, इन सब एग्जाम्पल में ध्यान देंगे हम, इनमें से कोई सा एग्जाम्पल आ गया बेस्ट आंसर ये दोनों अगर एक साथ नहीं लिखे हुए फिर आप टिक लगाएंगे TIR पे। अगर TIR है ही नहीं ऑप्शन में कहीं भी तो फिर आप काम किससे चलाएंगे? रिफ्रैक्शन अपवर्तन से। ठीक है, नॉर्मली जब इनमें से पेपर में क्वेश्चन आता है ना, शाइनिंग, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी, तो वहां तो आपको TIR ही खाली लिखा मिलता है, तो इसी पे टिक लगा देना। लेकिन मिराज वाले क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है। कई बार तो क्या करेगा, TIR भी लिख देगा, रिफ्रैक्शन भी लिख देगा, लिख देगा दोनों, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। अगर ये दोनों नहीं लिखे हुए, दोनों अलग अलग ऑप्शन में है, फिर आप इस पर टिक लगा देंगे। कई बार वो मिराज वाले पेपर क्वेश्चन में TIR को कहीं लिखता ही नहीं है, तो हमारा बेस्ट आंसर होगा रिफ्रैक्शन। हालांकि इसके लिए रिफ्रैक्शन ज्यादा बेस्ट आंसर है, पर वो पेपर में TIR को ज्यादा बढ़िया मानता है। तो आप पेपर के हिसाब से करेंगे, ये दोनों एक साथ हैं तो ये है, ये दोनों एक साथ नहीं है तो फिर इस पर टिक लगाएंगे, ये नहीं है तो इस पर लगाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड प्रायोरिटी ये। नहीं, जो मैंने बताया ना प्रायोरिटी कैसे देंगे,
देखो जिस पेपर में आपने कई बार देखा होगा कि मिराज का आंसर उसने रिफ्रैक्शन मान रखा है, तो आप उसे देखना कि वहां पे आपको टीआर लिखा मिलेगा ही नहीं। तो जैसे मान लो किसी भी जगह लिख दिया उसने कि ऑप्टिकल फाइबर, तो टीआईआर इसका आंसर है। अगर टीआर लिखा नहीं मिला तो फिर आप रिफ्रैक्शन में टिक लगा सकते हैं। सेम यही कर सकते हैं आप मिराज में भी और एंडोस्कोपी में भी। सर रेनबो फॉर्मेशन नहीं है कि टीआईआर का, रेनबो फॉर्मेशन पूरा अलग से पढ़ेंगे तो वहां पे टीआईआर आ जाएगा। रेनबो के अंदर भी होता है टीआईआर, रिफ्रैक्शन भी होता है रेनबो में, डिस्पर्जन भी होता है। तो रेनबो को मैं अलग से पढ़ाऊंगा। रेनबो को मैं ऐसे एग्जाम्पल में खपा कर नहीं छोड़ सकता क्योंकि रेनबो में थोड़ा ज्यादा बातें पूछता है। अब देखो बच्चे आपके पास में होंगे कुल मिला के 9 एग्जाम्पल, तो दिमाग में चैम्बर बना लेना कि टीआईआर पर टिक किस एग्जाम्पल के में लगाना है और रिफ्रैक्शन में कब लगाना है। ये बिल्कुल आपके दिमाग में 2 चैम्बर बन जाने चाहिए। एक 5 क्वेश्चन का चैम्बर है, जब भी चमकना आ जाए ना, ये शाइनिंग ऑफ डायमंड्स, हीरे का चमकना आ जाए या बोल दे पेपर में कि टूटे हुए कांच का चमकना, तो आपको ये लिखे मिलेंगे रिफ्लेक्शन टीआईआर। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे जब भी शाइनिंग आ जाए शब्द, चमकना। अब मैं आपको टीआईआर का मतलब समझाने वाला हूं, तो सब बहुत ध्यान से समझना। देखो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप सभी बच्चे, फालतू कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक आध को जेन्युइन से कमेंट आ जाता है तो चलो ठीक है, कुछ बच्चे ना फालतू के करने लगते हैं कई कई जगह, किसी किसी बैच में है ऐसे, तो ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये है नॉर्मल अभिलंब, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा, ये रेयर मीडियम है, विरल माध्यम, ये है डेंसर सघन। तो आप समझ ही गए होंगे कि लाइट चली और इधर को मुड़ जाएगी, ठीक है। ये आई है, ये आर है। ये नॉर्मल, अगर ये मीडियम हो बच्चे डेंसर सघन माध्यम, नीचे वाला हो रेयर विरल माध्यम। तो लाइट दूर हटेगी। ये एंगल था आई, ये था आर। आपको लिखना नहीं है, आप ही लिख चुके हो पहले, क्योंकि मुझे इसका जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहा हूं मैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण। ये आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम बदल रहा है ना, तो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, ठीक। चलो यहां देखो, सारी बातें बताएंगे, आगे से आगे मत चला करो भाई, तुम्हारी तारीफ करते ही फिर परेशान हो गए आप। एमपी जेल पराहारी एग्जाम कवर होगा, सब कवर होंगे जो पढ़ा देंगे हम। यहाँ देखो वनडे कॉम्पिटिटिव सब एग्जाम कवर होंगे बच्चे। देखो अब अभी हम टीआईआर को मैं समझाने वाला हूँ, मैंने ऐसे फ्री की मेहनत नहीं की है, अब इसका हम थोड़ा यूज करेंगे। सबसे पहले मैं कहता हूँ बच्चों से, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं पहले इसे पढ़ेंगे, वो जहाँ पे बैठे हैं आप शर्माओ मत, बोलना है मुंह से, चाहे कोई भी घर में बातचीत भी कर रहे हो 4 आदमी, क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप यहाँ रुक जाएंगे, रिफ्लेक्शन। और मैं कहता हूं कि आप इसे 15 सेकंड लगातार देखो। अब हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे बिना शर्माए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप इस परावर्तन को लगातार देखो, परावर्तन को देखते रहो देखते रहो। तो जैसे आप 10-15 सेकंड लगातार देखेंगे तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी। आप कहोगे सर रिफ्लेक्शन परावर्तन तो हम जानते हैं, आपने हमें पढ़ाया था कि लाइट जिस तरफ से आई अगर टकरा के उसी तरफ चली जाए तो रिफ्लेक्शन है। पर रिफ्लेक्शन कब होता है? अगर कोई अपारदर्शी यानी कि ओपेक मीडियम हो। मैंने कहा था कि परावर्तन तभी होगा अगर कोई अपारदर्शी यानी कि ओपेक मीडियम हो। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा ना तो लाइट उसके अंदर घुस जाएगी, उसके अंदर घुस जाएगी। तो लाइट का टोटली वापस आ जाना वो होता है बच्चे रिफ्लेक्शन। लाइट का वापस आना रिफ्लेक्शन। तो मुझे एक चीज बताओ कि जो लाइट दूसरे मीडियम में घुस रही है, अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट है जैसे हवा पानी, पानी कांच, कांच डायमंड, तो अगर लाइट, एक चीज बताओ मुझे कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है तो मुझे बताओ अगर ये लाइट जो दूसरे मीडियम में पहुंची है, अगर मैं इस लाइट को जो दूसरे मीडियम में गई है, इस लाइट को पकड़कर खींचकर
जू का तू टोटली पूर्ण रूप से पहले मीडियम में ही ले आऊं तो क्या हो जाएगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि जो लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के बावजूद भी, पारदर्शी माध्यम होने के बावजूद भी लाइट टोटली पहले मीडियम में ही वापस आ जाए, पूर्ण रूप से पहले मीडियम में वापस आए, दूसरे मीडियम में घुसे ही ना, जबकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अदरवाइज अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो लाइट एक से दूसरे मीडियम में घुस जाती है। पर मैं चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होने के बावजूद भी, पारदर्शी माध्यम होने के बावजूद भी लाइट टोटली वापस आ जाए, मैं लाइट को पकड़ के वापस ले आऊं, उसे हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आप समझ गए होंगे कि अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट को पूर्ण रूप से वापस लेके आना है, वो काम इस वाले केस में नहीं हो सकता। देखो क्यों? जब लाइट जाएगी विरल से सघन माध्यम में, रेयर से डेंसर मीडियम में, तो लाइट नॉर्मल की तरफ को चिपकती है, तो यहां पर लाइट को वापस नहीं ला सकते आप। लेकिन इस वाले केस में देखो, जब लाइट जा रही है सघन से विरल, डेंसर से रेरर, तो लाइट दूर हट रही है, तो इस केस में आप लाइट को दूर हटा हटा के वापस ला सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब संभव है? जब लाइट कहां से कहां जा रही हो, डेंसर से रेरर मीडियम। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इस वाले केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता अगर लाइट जाएगी रेरर से डेंसर। तो पेपर में आएगा TIR कब संभव है, तो एक ऑप्शन लिख देगा लाइट जा रही है रेरर से डेंसर, एक लिख देगा डेंसर से रेरर, एक लिख देगा दोनों में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली डेंसर टू रेरर। तो पहले इस लाइन को लिखो, फिर मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। तो लिखेंगे, पहले हिंदी वाले लिखो इस बार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे TIR possible only when, TIR possible only when light enters from denser to rarer medium, when light enters from denser to rarer medium, when light enters from denser to rarer medium। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से जाता है विरल। ये देखो सब पेपर में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन। लेकिन सीपीओ में क्वेश्चन आया 15 में, एसएससी सीपीओ में थोड़ा सा अलग। इसी कॉन्सेप्ट को उसने कैसे यूज किया, एक क्वेश्चन लिखो, पहले इंग्लिश वाले लिखेंगे TIR possible only when, TIR possible when light enters from, एक ऑप्शन था when light enters from air to glass, एक ऑप्शन था वाटर टू ग्लास, एक ऑप्शन था बच्चे डायमंड टू ग्लास, एक ऑप्शन था अपना बच्चे ग्लास टू डायमंड। हिंदी लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है जब प्रकाश जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है, कोमा जब प्रकाश जाता है। पहला ऑप्शन लिखेंगे हवा से कांच में, दूसरा है पानी से कांच में, तीसरा है हीरे से कांच में, चौथा है कांच से हीरे में। तो आपको बताना है कि किस केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। 4 ऑप्शन देख के बताओ। इन विच केस द कंडीशन ऑफ TIR इज पॉसिबल, किस दशा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है, तब तक हो जाएगा सिलेबस, सितंबर अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। डायमंड टू ग्लास C43 लगातार चल रहा है। अमर, सुजीत, सैफलिया पता नहीं नाम क्या है, जितेंद्र, राकेश, सौरभ, बहुत सारे बच्चों के आंसर हमारे पास पहुंच रहे हैं। प्रवीण, मनीषा तुम्हारा बिल्कुल गलत है, बार बार कमेंट मत करो, एक बार कर दिया गलत तो ज़्यादा करना नहीं चाहिए। रवीना का सही है। अली भाई तुम्हारा भी गलत है, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करो। अमित गलत वालों के मैं कुछ के नाम बोल रहा हूँ, अभी सही का तो बहुत सारों का है।
जैसे अमर, रोहित, पवन, अभिनव, सबका ठीक है इनका। रंजीत का तो है गलत का भी गलत। भाई एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? जब लाइट जाएगी डेंसर से रेयर मीडियम में। यानी पहले वाला मीडियम होना चाहिए डेंसर, दूसरे के कंपैरिजन में सघन से विरल। तो मुझे बताना एयर और वाटर में ज्यादा डेंसर कौन है? एयर और ग्लास में। भाई आपको पता है कि लाइट जानी चाहिए डेंसर से रेयर, और कोई चीज सघन है कि विरल है पता क्या चलेगा? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से। आप याद करो, कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने लिखवाया था 1.3/03, कांच का था 1.5। तो इन दोनों में डेंसर कौन है? ग्लास। जबकि मुझे पहले वाला मीडियम डेंसर चाहिए, यानी पहला मीडियम होना चाहिए डेंसर, दूसरा होना चाहिए रेयर। तो यहां तो TIR हो नहीं सकता। यह देखना, पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स था 1.33, कांच का 1.5। तो इन दोनों में डेंसर कौन है? ग्लास। जबकि मुझे चाहिए पहले वाला, यहां भी नहीं हो सकता। इस पे आओ, कांच का कितना होता है? 1.5, डायमंड का होता है 2.42। तो यहाँ भी डेंसर कौन है? सेकंड मीडियम, यहाँ भी नहीं हो सकता। थर्ड में देखना, डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 2.42, ये कांच का कितना? 1.5। तो इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसका कम, यानी कि डेंसर है। तो लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर में। तो यानी यहाँ पर TIR हो सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। अरे आपको अभी तक विरल और सघन, रेयर और डेंसर छांटने नहीं आए? इतना बताया था भाई पिछली क्लास में। राघव कह रहे मैं 3 बोला हूं, तो आपको ठीक है भाई, 3 बोला आपने। अरे अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, किस बंदे को समझ में नहीं आई ये बताओ। सर डायमंड के अंदर भी तो TIR होता है, लेकिन डायमंड के अंदर TIR होता है बच्चे, पर ऐसे नहीं होगा। जब लाइट कहां से कहां जा रही है वो समझना। अब यहां देखो, ये अच्छा तुमने गलती क्या कर दी। यहां पे एक बात देखना, पता डायमंड में TIR कैसे होता है? ये मान लो डायमंड है, ये डायमंड, ठीक है। अब यहां पे है एयर, ये है डायमंड, ये एयर। अब बच्चे तक लाइट घुसी हवा से डायमंड के अंदर, तो यहां पे TIR नहीं होगा। जब लाइट घुसेगी ना डायमंड में, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइट चली हवा से चली डायमंड में। तो हवा तो क्या ऐसा माध्यम है? विरल। और डायमंड कैसा है? सघन। तो यहां तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब लाइट इस डायमंड से बाहर हवा में निकलने वाली होगी, तो यहां पे देखना, ये डायमंड है, ये एयर है, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। तो इसमें क्या होगा? जब लाइट डेंसर जा रही होगी रेयर में, तो लाइट टकरा के पूर्ण रूप से वापस आ जाएगी, टोटली वापस आ जाएगी पूर्ण रूप से। फिर लाइट डायमंड से हवा में निकलने वाली होगी, फिर ये टकरा के फिर से पूर्ण रूप से वापस आ जाएगी। तो बहुत देर तक लाइट अंदर टकरा के घूमती रहेगी, इसलिए हीरा बहुत चमकता है। तो हवा से जब डायमंड में लाइट घुसती है उस समय TIR नहीं होता, डायमंड से जब हवा में आती है तब होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा TIR आपको समझा दूं और अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा सब्र रखो। तो मैंने अभी केवल आपको एक ही चीज बताई कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयर। तो आपको छांटना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। तो डायमंड से ग्लास वाले, ये वाला आंसर सही है आपका। या मैं लिख देता है डायमंड टू एयर, वो भी सही होता, डायमंड टू वाटर भी सही होता, लेकिन ग्लास टू डायमंड भी गलत था, वाटर टू डायमंड भी गलत था, एयर टू डायमंड भी गलत था। क्योंकि उन सब केस में लास्ट दूसरे वाला मीडियम आ रहा था डेंसर, पहले वाला आ रहा था विरल रेयर, तो वहां पे नहीं होगा। और किसी का डाउट है भाई इसमें अभी भी? श्याम न्यू चैप्टर कब शुरू होगा? भाई देखते रहना, जब हो जाएगा पता चल जाएगा आपको। ऐसा तो कैसे बताएं? कोई टॉपिक किसी किसी क्लास में, एक में क्लास में भी हो जाता है, कोई क्लास वाले 2 भी लगा लेते हैं बच्चे। ऐसा कोई फिक्स कोई वो नहीं है। उतनी ही बात बताने में अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइम लगता है। तो कोई मैं रोबोट नहीं हूं कि हर क्लास में सेम ही टाइम में ख़त्म करूंगा। तो इसलिए कोई आइडिया नहीं है मुझे कब ख़त्म होगा ये, और नया टॉपिक कब आएगा। अब यहाँ देखना बात को ध्यान से। अब मुझे तो पता चल गया कि जब लाइट जाएगी डेंसर से रेयर में, तो तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अब मैं स्लाइड को पूर्ण रूप से वापस लेके आऊंगा ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। वो देखो कैसे होगा, यहां समझना बात को ध्यान से। इस वाले केस में मुझे पहले देख के बताओ छोटी सी बात। हाँ, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से पता लगाओगे डेंसर है कि रेयर है।
डायमंड इतना महंगा क्यों होता है? इजीली नहीं मिलता इसलिए महंगा है भाई। वो भी अगर ऐसे ही पेड़ पे लगा करता तो सस्ता होता, अमरूद की तरह। चलो अब अच्छा यहाँ पे देखना, इस वाले केस में आपको पता है कि आई की वैल्यू बड़ी है कि आर की? तो आपको पता है आर की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। क्यों? ये लाइट दूर हट रही है तो आर की वैल्यू आई से बड़ी आएगी, इतना तो हमें समझ में आया, ठीक है। अब मैंने मान लिया मन में कि आई की वैल्यू है 20 तो आर तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि लाइट दूर हट रही है। आर की वैल्यू मैंने मान ली 25, ज्यादा माननी है, भले आप 30 मानो, 22 मानो, 28 मानो, बड़ी माननी है। तो चलो ये 20, ये 30, ये 20, 30। अगर एक काम करो, अगर ये आई है 20, ये आर है 30, अगर मैं थोड़ी सी आई की वैल्यू बढ़ा दूं, आई की वैल्यू कैसे बढ़ेगी भाई? आपको पता है कि एंगल हम नापते हैं किससे? नॉर्मल से। अगर मैं स्लाइड को यहाँ की जगह यहाँ से छोड़ना शुरू कर दूं तो एंगल बढ़ जाएगा। तो अगर मैं थोड़ी सी आई की वैल्यू बढ़ा दूंगा, मान लो बच्चे मैंने आई कर दिया 40, तो जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आपको पता आर की वैल्यू बढ़ेगी। एंगल कहां से नापते हैं? नॉर्मल से। तो आर बढ़ गया भाई, पहले आई इतना था नॉर्मल से, अब आई इतना हो गया। पहले आर नॉर्मल से इतना था, अब आर इतना हो गया। तो मैंने क्या देखा, जैसे आई की वैल्यू बढ़ी तो आर की भी बढ़ गई। अगर मैं थोड़ी सी वैल्यू बच्चे और बढ़ा लूं, थोड़ी सी वैल्यू अगर मैं और बढ़ा दूं आई की, थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ा दूं तो लाइट थोड़ी सी और ऊपर उठेगी। तो मान लो उठ के लाइट यहां पर आ गई। हमें बड़े ध्यान से देखना, अभी एंगल यहां से यहां तक, नॉर्मल से यहां तक का एंगल कितना हो गया? 90। अब बच्चे सब रुक जाएंगे। यहां बड़े ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैंने आई की वैल्यू बढ़ाई, पहले आई इतना था, फिर नॉर्मल से आई इतना हुआ, फिर इतना हुआ, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ी आपने देखा आर की वैल्यू भी बढ़ गई है। लेकिन जैसे आर 90 हो जाए, 90 हो जाए, आप रुक जाओ। आप ये देखो कि जिस समय आर की वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण, कि जिस समय आर की वैल्यू 90 है, आप ये देखो उस समय आई की वैल्यू कितनी है? तो जिस समय आर की वैल्यू 90 है, जिस समय आर की वैल्यू 90 है, उस समय आई की जो भी वैल्यू होगी 10, 5, 50, 60 जो भी होगी उसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि आप आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं? तो ऑप्शन लिखा होगा जब आर 0 हो, 30 हो, 60 हो, 90 हो। आप कितना बताएंगे? 90। यानी कि व्हेन आर इज इक्वल टू 90 देन आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यानी जब आर का मान 90 होता है तो हम आई को क्रांतिक कोण कहते हैं। पेपर लाइन लिख लो, बड़े समझ में आ जाएगा। लिखेंगे व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आर, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, कोमा कोमा द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आई, इज कोल्ड क्रिटिकल एंगल, इज कोल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का सिंबल होता है आई सी। हिंदी में लिखेंगे जब अपवर्तन कोण, जब अपवर्तन कोण, ब्रैकेट में लिखना स्मॉल आर, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण, तो आपतन कोण ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आई, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक ऐसे लिखेंगे, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण के साथ में चाहो तो आप लिख सकते हैं सिंबल आईसी। तो मैंने क्या बताया आपको, दोबारा सुनेंगे कि आप जब आर की वैल्यू 90 हो जाएगी तो आप इस आई को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, आपतन कोण को आप क्या कहना शुरू कर देंगे? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहना शुरू कर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, मिटा दूं इसे। ओके, अब मैं इसे मिटा देता हूं। यहां पे एक चीज बच्चे आप और देखो, ध्यान से समझो बात को। अब ये आर की वैल्यू 90 है, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अगर मैं इस क्रिटिकल एंगल से भी एंगल बड़ा कर दूं, अगर मैं क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल कर दूं, यहां देखना क्रिटिकल एंगल तो इतना था
और मैंने क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल कर दिया तो क्या होगा, लाइट इधर उठ रही थी तो और उठेगी। अगर मैं क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल कर दूंगा तो लाइट उठकर पहले मीडियम में क्या आ जाएगी, वापस। अगर लाइट पूर्ण रूप से वापस आ जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नहीं, अगर लाइट को पूर्ण रूप से वापस लाना है, लाइट को टोटली वापस लेके आना है, तो एंगल क्रिटिकल एंगल से भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। यानी कि जब आपका आपतन कोण, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ही बड़ा हो जाए तो लाइट टोटली वापस आ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, TIR। तो लिखेंगे यहाँ पे, लाइन लिखो तब समझ में आएगा, लिखेंगे when angle of incidence is greater than critical angle, is greater than critical angle, comma, when angle of incidence is greater than critical angle, then TIR occurs, हिंदी में लिखेंगे, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। ठीक है। अब यहां पे बच्चे आपको 2-3 बात ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि TIR के लिए कंडीशन क्या क्या है। TIR की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि लाइट जानी चाहिए सघन से विरल माध्यम में, डेंसर से रेरर। तो पहली शर्त क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि जो लाइट है वो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरानी चाहिए। यानी कि जो 2 मीडियम होंगे, जैसे हवा पानी या कांच पानी या डायमंड पानी हवा कुछ भी, तो जो एंगल उन दोनों के लिए जो क्रिटिकल एंगल बनेगा, लाइट क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरानी चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या है, आप आई को क्रिटिकल एंगल तब कहते हैं जब आर की वैल्यू 90 हो। यानी जब आर की वैल्यू 90 तो आई कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो लाइट आ जाएगी टोटली उसी मीडियम में वापस, उसे कहेंगे हम पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है। अविनाश, आई वॉन्ट टू बी स्कॉलर इन फिजिक्स बाय योर टीचिंग मेथड। सर रेलवे LP में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां से जाने के बाद लाइट बिना किसी डेविएशन के वापस आ जाती है। कहां से जाने के बाद लाइट बिना डेविएशन के वापस आ जाती है। मतलब ऑप्शन दो भाई, ऐसे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन दोगे तो एकदम समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहे हो आप। सर CGACF का सिलेबस हो जाएगा। आई वांट टू बी, सर TIR में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री ज़्यादा होगा। नहीं सर आप बहुत अच्छा, ओके इसका ऑप्शन, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसमें आपको मैं 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ TIR से संबंधित, तभी आपको क्लियरिटी आएगी, वरना थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहेगा। एक बार आप 1-2 न्यूमेरिकल कर लो इसमें। मैं 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूं जो पेपर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं भाई, ये क्वेश्चन है NTPC के, मतलब सॉरी ग्रुप D में जो पेपर हुआ था ना उसके हैं ये। पिछले साल जो पेपर लिया था रेलवे ने उसके क्वेश्चन है। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप इन्हें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो आपको इन्हें अप्लाई करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन बोल दूंगा, लिखवा दूंगा, तो यहां देखेंगे। क्वेश्चन है द रे ऑफ लाइट, the ray of light is driven from the glass into the water, comma, the value of
द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी। हिंदी में क्वेश्चन है, पर हिंदी वाले लिखो फटाफट क्वेश्चन। प्रकाश की किरण कांच से पानी में संचालित होती है, यानी कांच से पानी में जा रही है। प्रकाश की किरण कांच से पानी में संचालित होती है। क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रकाश की किरण कांच से पानी में संचालित होती है, क्रांति ये अंडर रूट है, कांच से पानी में संचालित होती है। क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, बताओ। सर उसमें ये तो दे रखा था कि लाइट ऑप्टिक सेंटर से जाने के बाद, हाँ बिना डेविएशन, ओके समझ गया मैं। अच्छा ऑप्शन बताओगे ना भाई। देखो जैसे आपके पास ये लेंस है, ये लेंस और मिरर में देखना, ये लेंस है, तो लेंस जो होता है ना, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है सब बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है ना, तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है वो। अदरवाइज यहाँ पे टकराएगी तो कोई पैरेलल रे है तो फोकस से पास करेगी, सेंटर से जा रही है तो सेंटर से अलग अलग पॉइंट है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है लाइट प्रकाशिक केंद्र से, वो सीधे निकल जाती है। क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये बीच वाला हिस्सा ग्लास स्लैब की तरह काम करता है, ये ग्लास स्लैब की तरह ऐसे इतना। बाकी जो हिस्से होते हैं प्रिज्म की तरह काम करते हैं, एक हिस्सा चौड़ा, एक ये बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर टाइप के ग्लास स्लैब की तरह काम करता है। तो जो लाइट निकलती है ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधे निकल जाती है। अब तुम ये पूछ रहे हो, मैं सोच रहा कि पता नहीं तुम कौन सा मीडियम कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब ये चल रहा है, ये लेंस का क्वेश्चन है। ये क्या आंसर आया भाई तुम्हारा? सर हिंदी में थोड़ा स्लो बोलिए। प्रकाश की किरण कांच से पानी में संचालित होती है, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कुछ आंसर मेरे पास आने शुरू हुए हैं। सबसे पहला आंसर मेरे पास में आया है विकास का, ज्योति मिश्रा, अभिनव, राकेश। मिश्रा जी बार बार मत कमेंट करो भाई, और भी बच्चे हैं। आप इतनी बार कमेंट करोगे तो बाकी बच्चों कमेंट भाग जाएंगे बेचारों के। राघव, सुजीत, राकेश, रवि, रंजीत, अमित, राहुल, दीपशिखा, श्याम। यहां देखो बच्चे, आप सबसे पहले देखो कि लाइट कहां से कहां जा रही है, ग्लास से वाटर। अगर लाइट अपना मीडियम बदल रही है तो आप समझ गए कि मीडियम बदलेगी, तो यानी कि मीडियम का बदलना कौन सा नियम लगेगा? स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इजगल टू N2 अपॉन N1। ठीक है। दूसरा मैंने उसने पूछा पेपर में, आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बतानी है, तो याद देखना यहाँ पे डेफिनेशन काम आएगी। न्यूमेरिकल में डेफिनेशन कैसे काम आएगी? मैंने आपसे कहा था कि आप आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हो, यानी आप आपतन कोण को क्रांतिक कोण कब कहते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कब कहते हो? जब आर की वैल्यू कितनी होती है? 90। बताया था ना, डेफिनेशन थे ना ये, कि हम आई को क्रिटिकल एंगल तब कहेंगे, आपतन कोण को क्रांतिक कोण तब कहेंगे जब आर की वैल्यू 90 हो। बस हमारा काम हो गया। तो आई को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल कब? जब आर की वैल्यू कितनी होगी? 90। ठीक है। N2 अपॉन N1। तो लाइट कहां से कहां जा रही है? कांच से वाटर में। तो दूसरा मीडियम क्या हो गया? वाटर, यानी यहां पे लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक। पहला मीडियम क्या है? कांच। तो 1 यानी कि पहला मीडियम, तो लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक। तो पानी का होता है 4/3, कांच का होता है बच्चे 1.5। 1.5 का मतलब हो गया 3/2, 2 चला गया ऊपर। तो आपको पता है बच्चे साइन 90 होता है 1, तो कितना हो गया? साइन आई सी इजगल टू हो गया 8/9। तो आई सी कितना हो गया? साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9, यानी कि सी हमारा आंसर है। जिन्होंने सी कहा उनका ठीक है, बी और ए वालों का गलत है। साइन इनवर्स 8/9।
ठीक है सर, TIR में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ज्यादा क्यों नहीं होगा? अरे भाई 90 तक ही तो रहेगा, फिर उसका तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, फिर तो रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगी वो, परावर्तन के। फिर नॉर्मल से आप एंगल देखो, फिर तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा R। थोड़ा बड़ा लिखिए, बहुत स्मॉल है, चलो बड़ा लिख देंगे। सर आपका फिजिक्स न्यूमेरिकल का भी बैच आएगा क्या? फिजिक्स न्यूमेरिकल यार, ये MCQ बैच नहीं आ रहा, नहीं तो MCQ में तुम्हें ना मैं करा देता बहुत सारे MCQ। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन अगले वाला थोड़ा सा अच्छा है, इसका लेवल बढ़िया है क्वेश्चन का, इसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। अरे बात समझ में आई है? देखो लाइट कहां से पानी में जा रही है, यानी स्नेल्स लॉ लगेगा, sin I अपॉन sin R इक्वल टू N2 अपॉन N1। याद रखना जब भी क्रिटिकल एंगल पूछे ना तो ध्यान रखना, इस I को आप क्रिटिकल एंगल कब कहेंगे? जब R की वैल्यू होती है 90, ये मैंने बताया था, तो यार 90 पुट कर दो, I की जगह IC पुट कर दो। N2 है दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम यानी कि जहां लाइट फाइनली पहुंचेगी। N1 पहले मीडियम का। हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। अगले वाला देखेंगे, ये थोड़ा सा सही सा लग रहा है मुझे। ये बच्चे ने क्वेश्चन भेजा मेरे पास और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं पहले खुद ही सोल्व कर लूँ साइड में तो ठीक रहे। चलो आपके सामने देखते हैं। इसने कहा इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, if the critical angle for the total internal reflection in vacuum is 30 degree, find the velocity of light in the medium is। हिंदी में, यदि किसी माध्यम से थर्टी डिग्री फ्रॉम ए मीडियम, इंग्लिश में पूरा नहीं लिख रखा क्वेश्चन, ये फ्रॉम ए मीडियम। ओके, हिंदी में लिखेंगे यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? यदि किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? देखो इसने पूछा गया, ध्यान देना, बात तो समझना। तो लाइट ना किसी मीडियम से, हमें नहीं पता कौन मीडियम है, लाइट किसी मीडियम से जा रही है वैक्यूम में, निर्वात में। लाइट किसी माध्यम से निर्वात में जा रही है, निर्वात में, ठीक है। तो जो क्रिटिकल एंगल है, इसने इस बार आपको दे दिया सीधे कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 30 डिग्री है। तो लाइट किसी मीडियम से वैक्यूम में जा रही है, क्रिटिकल एंगल है 30। तो लाइट जिस मीडियम से जा रही है ना, जिस मीडियम से वैक्यूम में गई, उस मीडियम में आपको स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल निकालनी है। सबसे पहले आप ये देखो कि लाइट किसी मीडियम से गई वैक्यूम में, तो सबसे पहले आप लगाएंगे स्नेल्स लॉ, क्योंकि लाइट मीडियम बदल रही है। तो sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अच्छा, हम I को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं? जब R की वैल्यू कितनी होती है? 90। ये मैंने पढ़ा भी। तो आप इस I की जगह लिखेंगे IC,
आर की जगह लिखेंगे 90। लाइट किसी मीडियम से गई वैक्यूम में, तो वैक्यूम दूसरा मीडियम हो गया, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। मीडियम का मैं पता नहीं, मीडियम को मैंने लिख लिया n। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन IC क्रिटिकल एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 हो गया n, तो 1/2 इक्वल टू हो गया हमारा n। साइन क्योंकि आपको पता है ना सभी को, किसी मीडियम से वैक्यूम में गई, मीडियम टू वैक्यूम, तो मीडियम का जो हो जाएगा बच्चे n1, वैक्यूम का हो जाएगा n2। सॉरी, मीडियम से गई ना, तो मीडियम का हो गया n1 पहला मीडियम, और दूसरा हो गया वैक्यूम में गई, ये हो गया वैक्यूम, तो वैक्यूम का 1, इसका n, 1/n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। यानी जो लाइट जिस मीडियम से वैक्यूम में जा रही है, उस मीडियम का अपवर्तनांक, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया आपका 2। अब इस मीडियम में आपको स्पीड निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि जिस मीडियम में आपको स्पीड निकालनी हो, आप लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है उसे आप डिवाइड कर देंगे उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है उसे डिवाइड कर देंगे, तो कितना जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर आ गया बी। चलो ठीक है सर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तुमने क्या देखा कि लाइट किसी मीडियम से वैक्यूम में जा रही है, तो लाइट किसी मीडियम से वैक्यूम में जाएगी, तो मैंने कहा कि मीडियम जा रही है वैक्यूम में, तो जहां से चलेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n1, और जहां पहुंचेगी उसका होता है n2। तो बस आई को हम क्रिटिकल एंगल कब कहेंगे, जब आर की वैल्यू होगी 90, तो आर रखेंगे 90। आई को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, मीडियम का मैंने निकाल लिया, तो साइन 90 होता है 1, तो एन की वैल्यू होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 30 डिग्री, तो 1/2, तो एन की वैल्यू आ गई 2। तो जिस मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में स्पीड निकालनी है, लाइट की स्पीड को उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं। सर इस स्नेल्स लॉ में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, इस लड़के ने बढ़िया बताया। देखो आप चाहो तो क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है वैसे। यहाँ देखो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2 अपॉन n1। लेकिन आपको एक बात पता है कि n किसके बराबर होता है, c/v के, क्योंकि आपको पता ना कि भाई v क्या है, c/n के, तो n किसके बराबर हो जाएगा c/v के। तो यहां से अगर हम देखें तो v को मैंने बताया था कि f लैम्डा लिख सकते हैं हम, v को लिख सकते हैं हम f लैम्डा। ये ऐसे करो, छोड़ो, इतना ही ध्यान रखो, n इजकल टू होता है c/v। तो यानी कि मैं, ये तो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में तो फिक्स है, तो मैं n2 को क्या लिख सकता हूं c/v2, और n1 को क्या लिख सकता हूं मैं c/v1। तो यहां पुट कर दो, n2 का मतलब कितना है c/v2, और n1 का मतलब क्या है c/v1। तो c से c कट गया, तो अब स्नेल्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2 अपॉन n1 इजकल टू v1 अपॉन v2। अब ये क्वेश्चन देखो और भी आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा देखो, अब आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं, जब आर की वैल्यू हो 90। ठीक है, लाइट कहां से कहां जा रही है बच्चे, मीडियम से जा रही है वैक्यूम में। तो जब मीडियम जा रही है वैक्यूम में, यानी कि v1 क्या हो जाएगा मीडियम में लाइट की स्पीड, और v2 क्या हो जाएगा वैक्यूम में लाइट की स्पीड। तो साइन आई, तो आई की जगह तो आप लिख देंगे IC, IC की वैल्यू है 30, साइन आर की वैल्यू 90 यानी कि 1। v1 है लाइट की स्पीड मीडियम में, और v2 क्या लाइट की स्पीड किसमें वैक्यूम के अंदर, क्योंकि लाइट जा रही है ना मीडियम से वैक्यूम में, तो वैक्यूम यानी कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड को v2 बोलेंगे, मीडियम में लाइट की स्पीड को v1 बोलेंगे। तो मीडियम में लाइट की स्पीड v ये हो गया, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। साइन 30 होता है 1/2, सोल्व कर लेंगे तो वही आ जाएगा, ये 1.5 × 10⁸, यही आ जाएगा। तो ये आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2 अपॉन n1 की जगह लगाने की जगह पे लगा लो साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू v1 अपॉन v2। v1 क्या है, जहां से लाइट चलेगी उस मीडियम में स्पीड, तो लाइट चल रही है मीडियम से, तो मीडियम में लाइट की स्पीड। v2 क्या, जहां लाइट पहुंचेगी, लाइट कहां पहुंच रही है वैक्यूम में, तो v2 क्या लाइट की स्पीड वैक्यूम में। तो मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ पता ही है आपको। और आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं, जब आर की वैल्यू 90 हो, तो यहाँ पे तो नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, और साइन IC इसके लिए 30 थी, तो साइन 30 होता है 1/2, तो फिर से वही आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे। ठीक है,
सोनू कह रहे हैं क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं सोनू जी, नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले से तो कर लोगे सोनू भाई। लॉन्ग कट सही है। एक बच्चा कह रहा है कि लॉन्ग कट सही है। नहीं, लॉन्ग कट सही नहीं है। देखो शॉर्टकट इसलिए सही है, आपको ये V1 V2 समझना पड़ेगा। वन का मतलब क्या, जहां से लाइट चलेगी उस मीडियम में स्पीड। V2 जहां लाइट पहुंचेगी उस मीडियम में स्पीड। तो बस आप ये लिख लो साइड में कि लाइट जा रही है मीडियम से वैक्यूम में, तो मीडियम में लाइट की स्पीड को V1 लिख दिया और वैक्यूम में लाइट की स्पीड हो जाएगी V2। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड तो आपको पता ही है 3 × 10⁸ ये पता ही है। मीडियम में लाइट की स्पीड आपको निकालनी है। आपको पता है कि जब भी क्रिटिकल एंगल शब्द आ जाए तो हमें क्या यूज करना होता है कि आई को हम क्रिटिकल एंगल तब कहेंगे जब R 90 हो, तो नीचे वाली वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, आई को हम करें क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल दे रखा 30, तो sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 सोल्व कर लिया, आ गया आंसर। सर स्पेशली रेलवे ज्वाइन करने के लिए SSC का फॉर्म भी नहीं भरा, बट अब CET कर दिया तो अब इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, माई बैड लक। अब भाई देखो, यह है ना कि रेलवे में, हाँ सही कह रहे हो, इंग्लिश नहीं आती थी। अभी तो कह रहा वो बताएंगे थोड़े दिनों में कि CET में जो Tier 1 का जो सिलेबस क्या रखेंगे, वो Tier 2 अलग अलग रखेंगे। नहीं समझे? अरे भाई क्या बिल्कुल न्यूमेरिकल अप्रोच बिल्कुल ही खराब है क्या तुम लोगों की? एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल कराता हूँ तो तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं, जब नहीं कराता कहते न्यूमेरिकल नहीं करा, न्यूमेरिकल नहीं करा रहे। अब न्यूमेरिकल कराने में मजा तभी है ना जब बच्चे भी साथ में ऐसे समझने वाले हों तेजी से। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, जिन बच्चों को शॉर्टकट समझ में आया वो लॉन्ग कट से ही कर लेना, वो लॉन्ग कट से कर लेना भैया, ये कर लेना, और क्या करोगे। चलो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ अगर किसी को दिक्कत आ रही है समझने में। मैंने आपसे कहा भाई, उसने कहा कि इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन इन वैक्यूम इज 30 फ्रॉम ए मीडियम, यानी लाइट क्या है, किसी माध्यम से वैक्यूम में जा रही है, तो आपको इस मीडियम में लाइट की स्पीड बतानी है। तो लाइट जा रही है मीडियम से वैक्यूम में और इसमें आपको लाइट की स्पीड बतानी है। अच्छा, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है वो तो मैं फिक्स है, वो तो पता ही है, उसे हम लिखते हैं C। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको इस मीडियम में लाइट की स्पीड बतानी है कितनी होगी, M का मतलब मीडियम। तो मैंने कहा कि जब भी आपको स्पीड बतानी हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, sin I अपॉन sin R इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब V1 क्या है, जहां से लाइट चलेगी, लाइट चल रही है मीडियम से, यानी कि V1 का मतलब है कि लाइट की स्पीड मीडियम में। V2 लाइट कहां पहुंच रही है, वैक्यूम में, तो लाइट की स्पीड किसमें बच्चे, वैक्यूम के अंदर। तो लाइट की स्पीड मीडियम में आपको निकालनी है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, ये आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू पेपर में नहीं मिलेगी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था क्रिटिकल एंगल का जिक्र कर रहा है वो, मैंने कहा था कि आप आई को क्रिटिकल एंगल तब कहेंगे जब R 90 होगा, तो अब इसकी जगह पुट कर देंगे IC और R की जगह लिखेंगे 90। IC की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, sin 90 होता है 1, उसे छोड़ दो, ये नीचे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, sin 30 होता है 1/2, भैया आपको पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सोल्व करेंगे तो मीडियम में लाइट की स्पीड आ जाएगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अरे अब तो आ गया होगा समझ में। सर मैंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया, ओके समझ गए सर, समझ आ गए। अमित, एक जो बच्चा था सोनू भाई, आपको आया कि नहीं आया बताओ, सोनू को समझ में आया कि नहीं आया? यस आई अंडरस्टैंड कर राजीव, बहुत अच्छे से समझ आ गया, मेथड अच्छा था, ओके। तो जो स्नेल्स लॉ वगैरह है ना, ये ऐसे काम, ये स्नेल्स लॉ जब भी पेपर में मीडियम बदल रहा होगा ना, इन स्नेल्स लॉ काम करेगा। तो अगर स्पीड पूछ ले तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, V1 अपॉन V2। अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक पूछे तो N2 अपॉन N1 था, तो उसके हिसाब से आप कर लेंगे, ठीक है, आ गया, ठीक है। एक आध क्वेश्चन देखते हैं, अगर और कोई होगा तो वो भी करा देंगे भाई। इस टॉपिक के तो यही थे। चलो, तो ये आपका TIR, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, 3 टॉपिक इसके अंदर हो गए हैं।
एक इससे पहले अगली क्लास में आपको रेनबो पढ़ाऊंगा। रेनबो पढ़ने से पहले आप एक डेफिनेशन लिख लेंगे जो हमें जरूरत पड़ेगी। नहीं, जितना हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, और बस केवल प्रीवियस ईयर, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी पेपर के लिए। प्रीवियस ईयर, उसी पेपर के, और क्लास नोट्स जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हर एक क्लास में थोड़ा बहुत चेंज होता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये लिखूंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझना कि जैसे लाइट, बच्चे मान लो कि कोई प्रिज्म है, और लाइट जब किसी प्रिज्म से गुजरती है, ये मान लो लाइट गई और लाइट किसी प्रिज्म से गुजरी, तो आपको पता है कि लाइट 7 रंगों में टूट जाती है। तो लाइट का एक साथ 7 रंगों में टूट जाना, इसे बच्चे हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और वो 7 रंग आपको पता ही है, कई बार बताया मैंने, विबग्योर। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट का एक साथ 7 रंगों में टूटना, स्प्लिट हो जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। तो यहां पर लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 colors is called dispersion of light, dispersion of light। हिंदी में लिखेंगे श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की घटना को, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में टूटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलो बाकी भाई देखेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम रेनबो पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे आप रेनबो। मुझे याद दिला देना कि रेनबो पढ़ाना है, इंद्रधनुष। एक बच्चा कह रहा सचित VET क्या होता है, वीट, पता नहीं भाई क्या होता है, गूगल कर लो। VET मैंने पहली बार नाम सुना है, या तो उसकी फुल फॉर्म लिखो। अब पता नहीं क्या लिख दिया आपने, VET। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।